जी नाज़रीन कराम, पाकिस्तान सुपर लीग का आज सबसे बड़ा मार्का होने जा रहा है और कराची किंग्स की टीम पहली बार फाइनल में पहुंची है। लाहौर कलंदर्स भी पहली बार फाइनल में पहुंचे हैं। तो ज़रा गुफ्तगू कर लेते हैं। नजीबुल हसनैन हमारे साथ मौजूद हैं। नजीब, ज़रा बताइएगा एक्साइटमेंट लेवल क्या है, तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार हैं, और कैसे तैयार नहीं होंगे। अशफाक, आप जानते हैं कि पीएसएल का फाइनल वैसे ही इतना एक्साइटिंग मैच होता है, ऊपर से फाइनल अगर कराची और लाहौर के दरमियान हो जाए तो वो जो राइवलरी है वो और ज़्यादा बढ़कर आती है और फाइनल की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आज का ये जो मुकाबला है, अनफॉर्चुनेटली क्राउड मैदान में नहीं होगा। ये बहुत अफसोस की बात है, लेकिन क्या करें, कोरोना वायरस के बाद जो ब्रेक लगा था दुनिया भर में, जिस चीज़ को हमने फेस की, उसके बाद क्रिकेट वापस आ गई और बहुत बड़ा मैच हो रहा है। लेकिन सब, आई एम श्योर, सब कराची और लाहौर के सपोर्टर्स घर बैठ के इस मैच में अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे। पीएसएल का 150वां मैच, लीग की तारीख का सबसे बड़ा मुकाबला। दो बड़े शहरों की दो बड़ी टीमें पहली बार फाइनल में, चमचमाती चांद तारे वाली ट्रॉफी के हुसूल का मुकाबला। कराची किंग्स की अपने आनजहानी कोच डीन जोन्स के लिए जीतने की ख्वाहिश। लाहौर कलंदर्स की चारों बार आखिरी नंबर पर आने की मायूसी खत्म करने की कोशिश। एक तरफ वसीम अकरम की कोचिंग और दिमाग, दूसरी तरफ आकिब जावेद की हिदायत। T20 वही जीते जो उस दिन अच्छा खेले। देखें किंग्स दिखाए हाथ या कलंदर्स देंगे मात। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि इस फाइनल को ड्रीम फाइनल कहा जा रहा है। चाहे कराची के प्लेयर्स हों या वो प्लेयर्स जो कराची के बाहर के हैं या इनफैक्ट फॉरेन प्लेयर्स, वो सब समझते हैं कि लाहौर और कराची के फाइनल की इंपॉर्टेंस क्या है। अनफॉर्चुनेटली जो बात मैं पहले कर रहा था कि क्राउड में फैंस नहीं होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक बड़ा इम्पैक्टफुल मैच होगा। के प्लेयर्स क्या सोचते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। खाली हैं लेकिन दिल खाली नहीं होने चाहिए, और हम लोगों को बहुत सपोर्ट, हमारे लिए दुआ करें। फैंस को काफी मिस करेंगे। कराची किंग्स को बहुत जरूरी है सपोर्ट आपके। टीवी पे बैठ के जरूर सपोर्ट करना है, जरूर दुआ करनी है, क्योंकि ये है कराची। PSL final versus our big rivals Lahore. I know how much this means to everyone in this city, so I hope you'll all be at home supporting us, and we'll know when we're playing that you guys are all behind us. So I really hope you guys enjoy your night, and we'll be doing everything we can to get the win. Yay hi Karachi. जी हाँ, कराची किंग्स के प्लेयर के लिए अच्छी बात यह है कि उनके साथ हैं वसीम अकरम, जिनका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है। वो बहुत ज़्यादा इस तरह के प्रेशर मैचेस में रहे भी हैं, फिर उन्होंने कमेंट्री भी बहुत की है। वसीम अकरम का एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने बताया है कि इस तरह के प्लेयर्स और इस तरह की टीम ही देखी है। ये टीम बहुत ही शानदार है और बड़ा ज़बरदस्त मोटिवेटेड है और चाहती है ना सिर्फ ट्रॉफी जीतना, बल्कि फैंस के लिए भी कुछ करना चाहती है। जी हाँ, दोनों टीमों में बड़े शानदार और बड़े खतरनाक खिलाड़ी हैं, जिनको हम कहते हैं गेम चेंजर, जो किसी भी वक्त मैच का पूरा पासा ही पलट सकते हैं। कौन से खिलाड़ी हैं, आइए आपको दिखाते हैं। What a delivery! एक मार्के में कई मार्के, किंग्स का किंग, बैटिंग का किंग बाबर आजम, सामने कलंदरों का शाहीन, शाहीन आफरीदी, लाहौर का फख्र, फख्र जमान। क्या सह पाएगा आमिर के वार? शर्जील अभी तक नहीं चला, हारिस रऊफ के आगे क्या ले पाएगा स्टार्ट? किंग्स का एलेक्स हेल्स बनेगा बबाल, मोहम्मद हफीज का फॉर्म करेगा किंग्स को परेशान। लाहौर के डेविड वीजे को कौन रोकेगा, वकास मकसूद या उमर खान? दोनों कप्तानों के अपने अपने अंदाज। इमाद वसीम मैच विनर, बॉलिंग बैटिंग में कमाल। सुहेल अख्तर लाहौर का लकी चाम, बैटिंग चल जाए तो कर दे बॉलर को परेशान। एक मार्के में है कई मार्के।
जी हाँ, की प्लेयर्स आपने देखे, दोनों टीमों में बड़े खतरनाक खिलाड़ी हैं। अगर कराची किंग के पास बाबर आजम है तो दूसरी तरफ लाहौर कलंदर के पास शाहीन आफरीदी हैं। दोनों ही बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करें। इनफैक्ट बाबर आजम की बात करें तो ही रिक्वायर्स 26 रन, 26 रन चाहिए उनको अब तक के सारे PSL एडिशंस में टॉप स्कोरर बनने के लिए। वो कामरान अकमल और लूक रॉन्की को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे। दोनों टीमों की अगर बात की जाए तो इसमें कौन सी टीम को एज रहा है ये आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। कराची किंग्स की टीम भी मजबूत और रिकॉर्ड भी। PSL की सबसे मकबूल टीम कराची किंग्स ने माजी में कलंदर्स को भरपूर टफ टाइम दिया। रिवायती हरीफ कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स PSL में 10 बार मद्दे मुकाबले आईं। दिलों के बादशाह कराची किंग्स ने 10 में से 6 बार कलंदर्स को शिकस्त दी। लाहौर कलंदर्स की टीम 10 में से सिर्फ 3 मैचेस जीत सकी, 1 मैच बराबर हो गया। इस बार भी कराची किंग्स कलंदर्स को आउट क्लास करने के लिए बेताब है। जी हाँ, आप देख रहे हैं हमारे स्टूडियो में भी हर तरफ कराची किंग की तस्वीरें लगी हैं। इनफैक्ट PSL के तमाम मेन प्लेयर्स की तस्वीरें लगी हुई हैं। और अगर कराची किंग की बात की जाए तो सबसे आगे इमाद वसीम, कप्तान इमाद वसीम ने जिस तरह से लास्ट मैच में वो आखिरी बाउंड्री लगा के हमको वो चांस दिया था कि हम सुपर ओवर तक चले गए, तो जब इमाद से बात हुई तो वो भी बड़े कॉन्फिडेंट नजर आए। और उनका कहना था कि ऑब्वियसली जब कप्तान परफॉर्म करता है तो टीम का भी मोराल हाई होता है। मोराल बहुत हाई है, टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करने के लिए तैयार है, लेकिन फैंस क्या सोच रहे हैं, वो किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और उनकी क्या थॉट्स है, लेट्स हैव अ लुक। बाबर आजम को सपोर्ट कर रहा हूँ। जीतेगा कराची, कराची कराची है। कराची किंग विन जीतेगी इंशाल्लाह। ये कप कराची का होगा। हम तो कराची के सपोर्टर हैं और इंशाल्लाह कराची किंग जरूर विन करेगा। लबों पे एक ही नाम है, कराची मेरी जान है। लाहौर कलंदर मेरे अपने शहर की टीम है तो इंशाल्लाह लाहौर कलंदर जीतेगी। मेरी वैसे फेवरेट टीम लाहौर कलंदर है और इंशाल्लाह मोहम्मद हफीज भी अच्छा परफॉर्म करेगा। फाइनल गारंटी से लाहौर कलंदर जीतेगा। केन अफरीदी उसकी बहुत आउट क्लास बॉलिंग है। लाहौर PSL 5 में विन लाजमी करेगा इंशाल्लाह। तैयार हो। यकीनन तो सबको इंतज़ार है कि मैच शुरू होता है और लाहौर वाले जीतते हैं या कराची वाले, लेकिन जीते कोई भी पाकिस्तान जीतेगा, अमूमन हम यही कहते हैं। मगर नजीब ज़रा आप भी बता दें आपकी फेवरेट टीम कौन सी है। साथ ही कराची किंग्स की बात करें तो कॉम्बिनेशन टीम का आज क्या देखना है, किससे ज़्यादा उम्मीद रखें हम। देखिए, कराची किंग की जर्सी पहने हैं तो ऑब्वियसली कराची किंग को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये वक्त तो हमने 5 साल इसका इंतज़ार किया है कि ये वक्त आ जाए। और पहले हमें लग रहा था, फिर एक 8 महीने का ब्रेक लग गया, उसके बाद जाके हम इस फाइनल तक पहुंचे हैं। तो सपोर्ट कराची किंग का है, लेकिन दिस इज़ अ वेरी बिग फाइनल। तो जो नर्व्स पे काबू रखेगा वही जीतेगा। जहां तक कराची किंग की कॉम्बिनेशन की बात है, आई थिंक कि वहां एक चेंज मैं चाहता हूं कि हो, आई एम नॉट श्योर कि वो होगा कि नहीं होगा। कैमरॉन डेलपोर्ट आ जाए वेन पार्नेल की जगह, तो टीम का बैलेंस और अच्छा बन जाएगा। और थोड़ा सा एक चीज़ और कि हम बहुत ज़्यादा बाबर आजम पे डिपेंड करते हैं। ऑब्वियसली ही इज़ अ सुपरस्टार, वो दुनिया में इस वक्त मशहूर है अपनी परफॉर्मेंस के लिए, लेकिन उन पे ज़रा सा रिलाय थोड़ा कम करें और बाकी प्लेयर्स भी परफॉर्म करें तो इस मैच में मज़ा आए। एंड ही हैज़ टू बी अ मैच फिनिशर, ये एक उनसे शिकवा रहा है, तो उम्मीद है इस पे भी वो काम करेंगे। लेकिन मैं बताऊं आपको अशफाक, क्या मैच विनर का उनको वो तो कह रहे हैं, लेकिन 7 मैच विनर के और भी तो होने चाहिए। दिस इज नॉट फुटबॉल, दिस इज नॉट टेनिस और बॉक्सिंग, इट्स अ टीम गेम। तो इसमें एक दूसरे को जरा सपोर्ट करना पड़ता है। बाबर को सपोर्ट मिले तो वो फिनिशर भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे। चलें देखते हैं क्या होता है। और हम बात कर रहे हैं मैच की, तो ज़ाहिर तमाशाई तो नहीं है, ओपन स्टेडियम है। और ऐसे में हम ये भी खबरें सुन रहे हैं कि शहर कायद में तेज़ हवाओं का राज, और ये हवाएं हाई वोल्टेज फाइनल मैच में कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के फास्ट बॉलर्स के लिए फ़ायदेमंद भी साबित हो सकती हैं। इस बारे में मजीद बताएंगे नेशनल स्टेडियम में मौजूद अली हसन। हाई वोल्टेज फाइनल मैच है तो एक राउंड में टेम्परेचर भी हाई होगा। कराची और लाहौर की टीमें जब मैदान में उतरेंगी तो बैटिंग की जंग होगी, बॉलर्स की जंग होगी। लेकिन आज की अहम बात यह है कि कराची में तेज़ हवाओं का राज है और कहा जाता है तेज़ हवाएं फास्ट बॉलर्स को काफ़ी सपोर्ट करती हैं।
दोनों टीमों के पास ऐसे बॉलर्स मौजूद हैं जो यकीनन इस माहौल का, इस मौसम का फायदा उठाना चाहेंगे। शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो लाहौर कलंदर्स की जानिब से स्विंग भी करना जानते हैं और विकेट बासानी उड़ाना भी उनके फन में इजाफा कर देता है। साथ साथ मोहम्मद आमिर जिनका तजुर्बा बोलता है वो भी इस मौके का फायदा उठाना चाहेंगे। तो आज जो है कराची किंग्स के लिए एक एडवांटेज ये है कि उनके हेड कोच जो स्विंग के सुल्तान कहलाते हैं वसीम अकरम, वो यकीनन अपने पेसर्स को टिप्स देंगे कि इस मौसम का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। साथ ही साथ हार्ड हिटर्स भी तेज़ हवाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं। और अब रिजल्ट क्या निकलेगा सबको इंतज़ार रहेगा, क्योंकि 8 बजे शुरू होगा ग्रैंड फाइनल। अच्छा जी, मैच की तैयारियां अरूज पर हैं और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सर्द हवाओं का भी राज है, तो ऑब्वियसली नजीब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये चीज़ कौन सी टीम को फेवर कर सकती है फास्ट बॉलर को अगर देखा जाए। दूसरा ये है कि फाइनल है, बिग मैच में इस तरह की चीजें हमारे दिलों की धड़कनें जो है वो बिल्कुल लास्ट लिमिट तक पहुंच गई थी और सुपर ओवर तक गए थे। ये है कि जिसने आज नफ्स पे काबू पाया वही कामयाब होगा। नजीब, आपने मेरा सवाल सुना? अच्छा नजीब, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि ऑब्वियसली जिस तरह से हमारा नजीब तक, अच्छा ठीक है नजीब, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से हमारा मुकाबला हुआ था लास्ट मुल्तान सुल्तान से और हमने ये देखा था कि बिल्कुल जो है वो हमारे दिलों की धड़कनें जो हैं वो लास्ट लिमिट तक पहुंच गई थी और निहायत क्रूशल वो मैच था। तो मोमेंटम आप क्या समझते हैं कौन सी टीम के साथ होगा अगर देखा जाए तो इस तरह की परफॉर्मेंस की बात? देखिए, क्रिकेट के हवाले से अगर आप बात करें तो मोमेंटम जाता है लाहौर की साइड, क्योंकि उन्होंने अपने मैचेस बड़ी मुश्किल से जीते हैं। कराची किंग ऑन दी अदर हैंड, हम अपना जीता हुआ मैच जो है उसमें थोड़ा सा फंस गए थे, बट अगेन दिस इज डू एंड डाई। कराची के पास ऑप्शन था कि वो मैच हार के भी आगे जा सकते थे, लाहौर के पास वो ऑप्शन नहीं था। तो आज पता चलेगा कि कौन इस बड़े मुकाबले के लिए तैयार है। और नजीब, आप एक सवाल को डॉच किए जा रहे हैं, आपकी फेवरेट टीम कौन सी? मैंने कहा कराची किंग की जर्सी है, कराची किंग ऑल द वे। ये हम 5 साल से कोशिश कर रहे हैं कि ये दिन देखें, फाइनल में पहुंची, अब जिता कर ही आएंगे। ठीक है। और जाहिर है जब सभी हम देख रहे हैं इतने हाइप इसकी बनी हुई है और तमाम जो फैंस हैं काफ़ी पुरजोश है, ऐसे में जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी क्या राय है, वो क्या सोचते हैं और किसको फेवर कर रहे हैं, आइए देखते हैं। हम कराची के हैं तो सारी की सारी ख्वाहिशात यही हैं कि कराची मैच अच्छा होना चाहिए। दोनों टीमें बहुत अनप्रेडिक्टेबल रही हैं। हमारी तमन्नाएं, हमारी पूरी सपोर्ट कराची किंग्स के साथ है और आज का जो PSL का फाइनल है इसमें मैं समझता हूँ कराची किंग्स इंशाल्लाह जीतेगी। मैं कराची किंग्स को सपोर्ट करता हूँ और मेरी दुआ है कि कराची किंग्स आज ये मार्का जीते। कराची की बड़ी मेहनत से आज का जो मैच है वो बड़ा दिलचस्प होगा और मेरी भरपूर हिमायत कराची किंग्स के साथ है। हमारी तमाम तर दुआएं जो है वो लाहौर कलंदर के साथ हैं, लेकिन कराची भी हमारा अपना है, कराची भी हमारा शहर है, कराची किंग्स भी हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, जवान हैं। तो मेरा तो ये है कि क्रिकेट जीते। मैं बिल्कुल कराची के साथ नहीं हूँ, मैं लाहौर के साथ हूँ और मेरी दिली ख्वाहिश है कि लाहौर डिज़र्व करती है उसको। बैड पैच आए उसके ऊपर हमेशा, लेकिन लाहौर है और इंशाल्लाह ताला आज कराची को हम पछाड़ेंगे। हम शहर कैद को भी भूल नहीं सकते, लेकिन मेरा दिल जो है वो लाहौरियों के साथ है। अशफाक, सदफ, आपने दिखाए पॉलिटिशियंस, मैं आपको बताऊं शोबिस सेलिब्रिटीज़ जो हैं हमारी, वो इससे बहुत ज़्यादा क्रिकेट को सपोर्ट करती हैं। अपनी टीम भी बनाई हुई है, बहुत सारे क्रिकेट खेलते भी हैं। उनकी क्या राय है इस बड़े मैच पे, आइए आपको दिखाते हैं। Kings are in the finals of SEL. Karachi Kings are going to win, guys. I'd like to congratulate Karachi Kings to get in the final. Let's get the cup this time. I want to congratulate the Karachi Kings on reaching the final. Congratulations to Karachi Kings team क्योंकि वो पहुंच चुकी है PSL के फाइनल में और जरूर जीतेंगे क्योंकि ये है कराची। आखिरकार वो वक्त आ गया जब कराची और लाहौर एक साथ फाइनल में पहुंच गए हैं। I hope and I pray बहुत जबरदस्त मैच हो और मैं दोनों टीमों को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ। और मोटो एक ही है कि जीते कोई भी, जीत पाकिस्तानी क्रिकेट की होगी। मारूफ गुलकार हैं साहिर अली बग्गा और वो भी PSL फाइनल के लिए तैयार हैं। कहते हैं गुज़िश्ता साल फाइनल में परफॉर्म किया था, इस माहौल की याद आ रही है। ये नहीं समझता और जीतेगा या कराची जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह और पाकिस्तान में क्रिकेट जीतेगी। कराची की टीम हमेशा स्ट्रांग रही है और लाहौर ने पहली दफा फाइनल में आए हैं, तो बहुत मुबारकबाद पूरी दोनों टीमों को। तो मैं अपनी टीम्स को एनर्जी देने के लिए दोबारा एक दफा उनको डेडिकेट करता हूँ
او دل کی ہمت وطن، اپنا جذبہ وطن، من کی سچی لگن، سیدھا رستہ وطن، کھائی ہے یہ قسم کھائی ہے باخدا، سن لے دشمن سبھی یہ وطن ہے صدا، ہر دل کی آواز، دل کی آواز، پاکستان زندہ باد۔ یقیناً اس وقت تمام لوگوں کی، تمام پاکستانیوں کی آواز ہے پاکستان زندہ باد۔ اور نجیب آپ کا بہت شکریہ، وقتاً فوقتاً آپ سے ہم اس بارے میں مزید بھی بات کرتے رہیں گے اور دیکھنا ہوگا کون آج جیتا ہے۔ فائنل ہوگا 8 بجے، میدان سج رہا ہے 8 بجے، کراچی کنگز اور لاہور قلندرز کے درمیان۔ یہاں پر لیں گے بریک اور بریک کے بعد مزید خبریں۔ پاکستان میں پہلی بار ورلڈ کلاس ٹیکنالوجی سے بنا ایک اربن مین میڈ لگون، جس کے شفاف نیلے پانی کے کنارے کھلے گا آپ کے اپنے گھر کا دروازہ۔ ساؤتھ ایشیا کی پہلی بیچ سائڈ کمیونٹی، یقینی سیکیورٹی اور شاندار گھروں کے ساتھ بن رہی ہے سیکٹر 1 DHA سٹی کراچی میں۔ آ گیا ہے ARY لگونا DHA سٹی، a project by Pakistan's leading business conglomerate ARY Group۔ اب لا رہا ہے پاکستان میں کرسٹل لگونز کی انوویٹو اور پیٹنٹڈ ٹیکنالوجی، جو 60 ممالک میں بنی ہے کامیابی کی مثال۔ زیر تعمیر ملیر ایکسپریس وے کے ذریعے DHA فیز 8 سے صرف 28 منٹ کی ڈرائیو پر 1، 2، 3 اور 4 کمروں کے ماڈرن اپارٹمنٹس، کشادہ پینٹ ہاؤسز اور آسمانوں کو چھوتے اسکائی ولاز پہلی دفعہ۔ اوورسیز پاکستانیز کے لیے علیحدہ بلاک، لگون کے کنارے صاف اور چمکتی ریت، اسٹیٹ آف دی آرٹ بیچ کلب پہ واٹر فرنٹ اور بیچ سائڈ ڈائننگ، ڈس انفیکٹ۔ کوئی اس میں 1-2 ہوں گے مسئلے، لیکن زیادہ تر ایک بڑا، جو بھی آبزرو کر رہے تھے سب نے کہا کہ بڑا شاندار الیکشن ہوا۔ میں آپ سے جو آج پورا وعدہ کرتا ہوں کہ جو ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو پروونشل سٹیٹس جو دینا تھا، اور وہ اس لیے دینا تھا کہ وہاں ایک احساس محرومی تھی، لوگ سمجھتے تھے کہ وہ پاکستان کے برابر کے شہری نہیں ہیں۔ میں آپ کو آج یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ پوری طرح آپ کو وہ جو ہمارا وعدہ ہے وہ پورا کریں گے آپ سے، اور اس کے اوپر پوری ڈیٹیلز دیں گے، کیسے کیسے کن سٹیجز کے اوپر یہ آپ کو ایک پورا یہ پروونشل سٹیٹس ملے گا۔ میں پھر سے جس تعداد میں لوگ نکلے اور جس موسم میں ٹھنڈ میں لوگ نکلے اور دور دور سے، کیونکہ وہاں پھیلی ہوئی آبادی ہے، جس طرح آپ سب آئے، تو میں آپ کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں۔ اب میں الیکشنز کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، ایک 2013 میں الیکشن ہوا۔ 2013 کا جب الیکشن ختم ہوا تو ساری پولیٹیکل پارٹیز سب کی سب نے کہا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے۔ نون لیگ جو الیکشن جیتی تھی انہوں نے بھی کہا کہ سندھ میں دھاندلی ہوئی ہے، اور پیپلز پارٹی نے کہا کہ آر او کا الیکشن تھا، یعنی ریٹرننگ آفیسرز کا الیکشن تھا، اور انہوں نے بھی ڈسپیوٹ کیا۔ سب پارٹیز نے الیکشن کو ڈسپیوٹ کیا۔ ہم تحریک انصاف نے اس الیکشن کے بعد ہم نے کہا ہم 4 حلقے، صرف جو 100 تقریباً 33 پٹیشنز تھیں۔ پٹیشنز کا مطلب یہ ذرا میں آپ کو سمجھا دوں، جب الیکشن ختم ہو جاتا ہے تو جو سمجھتا ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی یا الیکشن میں بے ضابطگیاں ہوئیں، تو وہ پھر پٹیشن دائر کرتے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس کہ وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کو پھر سے کھولا جائے۔ تو 2013 میں 133 لوگوں نے کہا کہ الیکشن میں بے ضابطگیاں یا دھاندلی ہوئی، اور ان میں سے ہم نے کہا، تحریک انصاف نے، اور یہ نیشنل اسمبلی کی میں بات کر رہا ہوں، کہ صرف 4 حلقوں کو کھول دیں۔
हमने कहा ये 4 हल्के खोल दे, और मैं आज इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ कि हमने क्यों कहा कि 4 हल्के खोल दो, क्योंकि 4 हल्के से गवर्नमेंट तो नहीं बनने लगी थी। हम कोई 4 हल्के से के बाद तहरीक इंसाफ तो इक़्तिदार में नहीं आने लगी थी। हमने इसलिए कहा, और मेरी आप पुरानी तकरीरें भी हैं, मैंने ये इसलिए कहा कि अगर ये जब आप 4 हल्कों की ऑडिट करेंगे पूरी तरह, तो जो भी, जब सारी पार्टीज कह रही हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई, तो जो भी कुछ हुआ होगा वो 4 हल्कों में आपके सामने आ जाएगा। और जब वो आपके सामने आ जाएगा तो आप कम से कम जो अगला इलेक्शन है 2018 का, वो जो भी खामियां हैं वो दूर करके तो अगला इलेक्शन ठीक हो। मैंने ये जो 4 हल्के मांगे थे, ये 2018 के इलेक्शन के लिए मांगे थे कि 2018 का इलेक्शन ठीक हो। और उसके लिए 1 साल तक पार्लियामेंट में मैं गया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास गया, हमने वो 4 हल्के इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में लेके गए, जिधर कानून ये था कि 4 महीने में फैसला होगा। हम सुप्रीम कोर्ट में गए, सारे लीगल फोरम्स जो हमारे पास थे, सब दरवाजों के ऊपर हमने दस्तखत दी, और 1 साल तक हम ये करते रहे। जब 1 साल तक 4 हल्की नहीं गवर्नमेंट तैयार हुई खोलने के लिए, तो तब हमने फिर प्रोटेस्ट शुरू की, और 126 दिन हमने यहाँ इस्लामाबाद में धरना दिया। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया कि हम चाह रहे थे कि इलेक्टरल प्रोसेस ठीक हो। धरना जब हुआ तो उसके बाद फिर एक जुडिशल कमीशन बैठी। उस जुडिशल कमीशन को उस वक्त जो बाद या उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज थे, मेरे ख्याल में नासरुल मुल्क, उन्होंने उसके ऊपर प्रिजाइड किया। कई हफ्ते चले, हमने पूरे सबूत जमा किए, हमने पूरी उसके अंदर रिसर्च की, हमने लोग बैठाए, हमने जितने हल्कों में हमने समझा था कि जिस तरह की बेज़ाब्तियाँ हुई हो, धांधली हुई हो, वो सारी हमने जाके सुप्रीम कोर्ट में लेके गए, और बाकायदा उसके ऊपर पूरी सुप्रीम कोर्ट अंदर कई हफ्ते वो केस चला। उसके बाद जो जुडिशल कमीशन थी, उन्होंने कई तजवीज़ें दी कि इनको फॉलो करो ताकि अगला इलेक्शन ठीक हो। तो ये मैं सिर्फ आपको बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ कि ये साफ और शफाफ इलेक्शन की कैंपेन मैं चलाई थी। मेरा मकसद ये था कि पाकिस्तान में जब इलेक्शंस हो तो जो हारे वो भी मान जाए कि हम हार गए हैं, और जो यानी ये ना हो कि 1970 के बाद 1970 का जो एक इलेक्शन हुआ था, जब जो हारा था वो मान गया कि हार माने। सारे पाकिस्तान के इलेक्शन के अंदर जो हारता था वो कहता था कि इलेक्शन में धांधली हुई है। ये और 1977 में बल्कि इलेक्शन के बाद पूरी तहरीक चली, कई लोगों की जानें गई, और उसके बाद ही उस तहरीक के ऊपर जो कि बड़ा इंतशार फैला मुल्क में, उसके बाद मार्शल लॉ आया। तो मैंने मेरी अपनी आवाम के सामने मैं जो आप बात कहना चाहता हूँ वो ये कि मेरा जब क्रिकेट का कैप्टन बना, मैं जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन बना, तो उन दिनों में अपने अपने एम्पायर होते थे। जो मुल्क, जिस मुल्क में आप जाके मैच खेलते थे, वो अपने एम्पायर खड़े करते थे। तब भी यही होता था, जो जब दूसरे मुल्क में जाके हारता था तो वो उमूमन ये कहता था कि जी एम्पायरों ने उनके साथ दूसरी टीम के साथ मिल गए। हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हमेशा जब खेला जाता था तो ना पाकिस्तान हिंदुस्तान में जीत सकता था, ना हिंदुस्तान पाकिस्तान में जीतता था, और जब भी मैच ख़त्म होता वो कहते जी एम्पायरों ने हरा दिया। हमारी ये मैं ज़रूर बड़ा फ़ख्र से कहता हूँ कि मैं वाहिद कैप्टन था जिसने हिंदुस्तान में जाके उनके एम्पायरों के साथ मैच जीत के आया था। तो मैंने फिर पूरी कैंपेन चलाई एज कैप्टन, पूरी कैंपेन चलाई न्यूट्रल अंपायर्स के लिए। और पाकिस्तान वो मुल्क था जो क्रिकेट की 100 साल तारीख से भी ज़्यादा वो पहला मुल्क था जिसने अपने मुल्क के अंदर न्यूट्रल अंपायर्स खड़े किए, जबकि दुनिया की बड़ी ताकतवर टीम वेस्ट इंडीज़ थी। और फिर हिंदुस्तान को हमने न्यूट्रल अंपायर्स के साथ यहाँ पहली दफ़ा पाकिस्तान में मैच खेले। तो हमारी वजह से पाकिस्तान मैं वो कैप्टन था जो आज क्रिकेट की तारीख ये बताती है कि जिसकी वजह से क्रिकेट की दुनिया में न्यूट्रल अंपायर है। अब यही मेरी कोशिश है कि पाकिस्तान में भी इस तरह के इलेक्शन हो कि जो भी हारे वो माने, तस्लीम करे। जिस तरह आज क्रिकेट की दुनिया में जो हारता है वो तस्लीम करता है क्योंकि अंपायर्स न्यूट्रल है।
अब आ जाए जी 2013 का इलेक्शन। 2013 और 18 के बीच में मैं ज़रा थोड़ा आपके सामने रखता हूँ। 2013 के इलेक्शन में 133 लोगों ने कहा कि इलेक्शन, जिन्होंने पिटिशंस दायर की, जिन्होंने कहा कि इलेक्शन में धांधली हुई। 2018 का जब इलेक्शन हुआ तो 2018 के इलेक्शन में सिर्फ 102 पिटिशंस आई, यानी 2013 में और 18 में कम लोगों ने कहा कि इलेक्शन में धांधली हुई है। और जिसमें, अब जरा ये सुने, इन 123 पिटिशंस के अंदर जो टोटल पिटिशंस पीपल्स पार्टी और नून लीग की थी वो 24 थी, जिसके अंदर नून लीग की मेरे ख्याल में 15 थी और बाकी 9 थी पीपल्स पार्टी की। ये 2018 की मैं बात कर रहा हूं। इन 2018 के इलेक्शन में तहरीक-ए-इंसाफ की 23 पिटिशंस थी। हमारे 23 लोगों ने कहा कि इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन के पास गए कि फिर से खोलो। तो दोनों की मिला के पीपल्स पार्टी और नून लीग की 2018 में 24 पिटिशंस और अकेली तहरीक इंसाफ की 23 पिटिशंस थी। और एक और मैं आपको और फैक्ट दे देता हूं, तहरीक इंसाफ ने 14 नेशनल असेंबली की सीट्स हारी जो 3000 वोट से कम पे हारी, जिसमें कोई 70 वोट पे थी, कोई 100 वोट पे थी, इस तरह करके। पीपल्स पार्टी ने सिर्फ 3 सीटें हारी जो कि 3000 वोट से कम थी, और नून लीग ने 9 सीटें हारी। तहरीक इंसाफ ने 14 सीटें हारी। तो अगर हमने धांधली की थी तो ये कैसे ये कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने इनका तो जो हमारा रिकॉर्ड सबसे ज्यादा तो हमें शोर मचाना चाहिए। और फिर 2013 में इलेक्शन कमीशन इनका, केयरटेकर गवर्नमेंट इनकी, सारा पोलिंग स्टाफ नीचे इनका, इनकी गवर्नमेंट्स थी, इनके नीचे पोलिंग स्टाफ्स थे, हमारा तो कोई नहीं था। 2018 की इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशनर इनका, सारी इलेक्शन कमीशन इन दोनों ने सिलेक्ट की थी। केयरटेकर गवर्नमेंट इन दोनों ने सिलेक्ट की थी। पंजाब का सारा पोलिंग स्टाफ, सिंध का सारा जो नीचे स्टाफ था वो इन दोनों पार्टीज का था, ये इक़्तिदार में थी। तो हमें कहना तो हमें चाहिए, हमारी तो पिटिशन ज्यादा थी। तब से ये 2018 के इलेक्शन से इन्होंने पहले दिन से शोर मचा दिया। हमने जब 2013 का इलेक्शन था 4 सीटें मांगी, तो हम इनको कहते रहे कि आप 133 में से सिर्फ 4 खोल दें। नहीं खोली इन्होंने। जब वो 4 सीटें खुली और हमें अदालत में जाके खुलवानी पड़ी, चारों में धांधली थी। इन्होंने हमें 2018 में कहा कि जनाब इलेक्शन में धांधली है। पहले दिन असेंबली में इन्होंने शोर मचा दिया। पहले दिन मैंने कहा कि हम तैयार हैं इलेक्शन खोलने के लिए। परवेज खट्टर के नीचे कमेटी बनी, पहली कमेटी में इनके लोग आए, उसके बाद उस कमेटी में इनके लोग ही नहीं आए। वो परवेज खट्टर कमेटी मीटिंग कराते थे कि जी बताएं किधर धांधली, उसके बाद इनके लोग ही नहीं आए। ये इनकी सीरियसनेस थी 2018 में। सिर्फ और जब पिटिशंस ही इन्होंने टोटल 24 की है, तो इन्होंने इलेक्शन कैसे जीतना था, सिलेक्ट कैसे होना था। तो मैं ये आपके सामने ये सिर्फ फिगर्स इसलिए रख रहा हूं कि पहले तो ना हमारा इसमें कोई रोल था, हमने इलेक्शन कमीशन के लोग इलेक्ट किए, सारे जो अमला था वो इनका था, नीचे काम कर रहा था स्टाफ, जो पावर में तो ये रहे थे, नीचे स्टाफ भी सारा इनका था। और अब मैं अब सबके सामने जो जिस वजह से मैंने आज ये आपके सामने मीडिया टॉक कर रहा हूँ, एक तो मैंने गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का शुक्रिया अदा करना था। जो असल मैंने अब बात कहनी थी कि अब मैं भी चाहता हूँ कि पाकिस्तान में वो अब एक ऐसा तासुर हो कि अगला इलेक्शन जो हो, और अभी आज़ाद कश्मीर का भी इलेक्शन आ रहा है, ये सेनेट का इलेक्शन आ रहा है, ये अब ऐसा हो कि जो भी हारे वो हार तस्लीम करे। उसके लिए हमने रिफॉर्म्स किए, इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स। हमारी कमेटी यहाँ बैठी हुई है, आज़म स्वाति साहब ने बड़ा काम, बाबर अवाम, शफकत महमूद और परवेज़ खटक, ये हमारे सीनियर एक्सपीरियंस पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने बड़ा काम किया है इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स के ऊपर।
تو ہم اس میں موٹی میں آپ کو بات کرتا ہوں کہ اس میں ہماری ایک تو ہم دو چیزیں تو ہم سیدھی پاس کر دیں گے, وہ تو ہم اپنی پارلیمنٹ کے اندر ہمارے پاس میجورٹی ہے وہ کر دیں گے. نمبر 1, ہم پاکستان میں اب الیکٹرانک ووٹنگ لانے لگے. ہم نے جتنی بھی تفتیش کی ہے, جو سب سے بہترین سسٹم جس کے اندر ٹیکنالوجی کا استعمال ہے اور جو ساری دنیا میں جو ٹیسٹ جو اچھی مثالیں ہیں اس کے اندر ہے الیکٹرانک ووٹنگ. یہ الیکٹرانک ووٹنگ کی ہماری اب الیکشن کمیشن سے بات ہو رہی ہے اور نادرا کا ڈیٹا لے کے انشاءاللہ یہ ایک سسٹم لے کے آئیں گے کہ جو ابھی تک پاکستان میں سب سے بہترین الیکشن کروانے کا سسٹم آئے گا. ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال ہوگا. ساتھ اس کے ساتھ ہم اوورسیز پاکستانیز کے لیے بھی ایک سسٹم لے کے آ رہے ہیں تاکہ وہ بھی اپنی ووٹ ڈال سکیں, کیونکہ تقریباً 90 لاکھ ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں. وہ اس ملک کا بہت بڑا احساس ہے. ان کا ضرور ان کو ہمیں شامل کرنا چاہیے اپنی الیکٹرل پروسیس میں, ان کی آواز ہونی چاہیے. تو دو تو یہ ریفارمز ہیں ہماری کہ ایک الیکٹرانک ووٹنگ اور دوسری اوورسیز پاکستانیز کے لیے ایک سسٹم لے کے آ رہے ہیں کہ وہ پوری طرح الیکشن میں شرکت کر سکیں. جو تیسری چیز ہم کرنے جا رہے ہیں جس کے لیے ہمیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے ہوگی, اور وہ یہ ہے کہ جو سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے اس میں ہم اب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ رکھنے لگے ہیں پارلیمنٹ میں. اس کے اندر ہم یہ چاہتے ہیں کہ شو آف ہینڈز ہو, کہ جو بھی بجائے یہ کہ سیکرٹ بیلٹ ہو جس کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ پچھلے 30 سال سے خاص طور پہ چھوٹے صوبوں کے اندر پیسہ چلتا ہے. ایم پیز کو پیسہ دے کے اور ان کی ووٹ خریدی جاتی ہے, اور جس سے سب کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو پارٹی میں بھی نہیں ہوتے وہ پیسے دے کے اور رشوت دے کے آ جاتے ہیں سینٹ میں. تو ہم اب یہ چاہتے ہیں کہ شو آف ہینڈز ہو, سب کے سامنے پتہ چلے کہ کون سی پارٹی کے لوگ کس کے لیے ووٹ کر رہے ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو پیسہ چلتا ہے اور یہ جو کرپشن ہے یہ سارے سینٹ کے الیکٹرل پروسیس میں یہ ختم ہو. تو اس کے لیے ہمیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ رکھ رہے ہیں, اور اب ان باقی پارٹیز کے اوپر ہے کہ کیا یہ اب اس کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو سپورٹ کریں گی, کیونکہ اس کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے جو ہمارے پاس تو نہیں ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں, پتہ چل جائے گا جب یہ آئے گی سب کے سامنے پارلیمنٹ میں کہ کیا اس کے لیے ساری جماعتیں مانتی ہیں, کیونکہ سب کہتے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن میں پیسہ چلتا ہے, سب کہتے ہیں. تحریک انصاف نے 2018 میں ہم نے اپنے 20 ایم پیز کو پارٹی سے نکالا, جو ہمارے خیال میں ہماری کمیٹی بیٹھی اور کمیٹی نے ہمیں یہ رپورٹ دی کہ ان ایم پیز نے پیسے لے کے اپنی ووٹ بیچی ہے. 20 ممبرز آف پارلیمنٹ جو پختونخوا کی اسمبلی میں تھے ان کو ہم نے پارٹی سے نکالا, صرف اسی کے اوپر. اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو اب باقی جماعتیں کہتی ہیں کہ جناب یہ سینٹ کے اندر پیسہ چلتا ہے, وہ پھر ہمارے ساتھ مل کے یہ 2/3 اکثریت سے اس کو بل کو پاس کریں, کیونکہ یہ کبھی بھی جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ یہ نہیں کرتی, کیونکہ سٹنگ گورنمنٹ کے پاس وسائل ہوتے ہیں, وہ خرید سکتی ہے لوگوں کو. اس لیے کبھی کسی سٹنگ گورنمنٹ نے اس طرح کی امینڈمنٹ نہیں لے کے آئے. ہم لے کے آ رہے ہیں, اور ہم اس لیے لے کے آ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں صاف اور شفاف الیکشن ہو. میں آخر میں پھر سے گلگت بلتستان کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور جس طرح کا الیکشن وہ کنڈکٹ ہوا ہے, جس طرح انہوں نے کیا, کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میچورٹی دکھائی اور جو جس طرح انہوں نے سیاسی شعور دکھایا اور جو ان کے انٹرویوز میں واضح ہو رہا تھا, یہ زبردست چیز ہے کہ آگے ڈیموکریسی کے لیے, پاکستان کی ڈیموکریسی کے لیے یہ میں بڑی خوشائن چیز سمجھتا ہوں. اور انشاءاللہ میں پھر سے گلگت بلتستان کے لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ پروویژنل پروونشل سٹیٹس جو UN کی سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن کے بیچ میں رہ کے ہم لے کے آئے ہیں, اس کے اوپر ہم اب پوری طرح عمل کریں گے. اور انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جو پوٹینشیل ہے اس سارے علاقے کا, وہ انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ اس کو پوری طرح کوشش کرے گی کہ لوگوں کی زندگیاں بہتر ہوں, خوشحالی آئے آپ کے صوبے میں. شکریہ. وزیر اعظم عمران خان کا بڑا اعلان, اور انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جدید طرز پر
वोटिंग सिस्टम हो, जिसके लिए हम चाहते हैं वोटिंग सिस्टम आए। उन्होंने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी भी हैं बड़ी तादाद में, उनको भी इसमें शामिल करना चाहते हैं। साथ ही वज़ीर आज़म ने कहा कि हम आईनी तरमीम लाना चाहते हैं कि सेनेट के इंतखाबात शो ऑफ हैंड्स के जरिए हो, ताकि धांधली का शोर न मचे और हारने वाला अपनी हार को तस्लीम करे और जीतने वाले की जीत को तस्लीम करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर में भी इंतखाबी इस्लाहात मेंशन थी, आज वज़ीर आज़म ने उसका ऐलान भी कर दिया। साथ ही उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात में जीत पर वहाँ के अवाम का शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा माहौल चाहता हूँ कि जो इलेक्शन हारे वो हार को तस्लीम करे। हम पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर इलेक्शन कमीशन से बातचीत हो रही है। साथ ही उन्होंने अपोजिशन को भी दावत दी है इन तमाम तस्रीहात पर बात करने के लिए। हम चाहते हैं, उन्होंने कहा, कि सेनेट के इंतखाबात शो ऑफ हैंड के जरिए हो। इल्ज़ाम लगता है कि पैसे देकर सेनेट की निशिस्त खरीदी जाती हैं। हम सेनेट इलेक्शन में सीक्रेट बैलेट का खात्मा चाहते हैं। हम चाहते हैं सेनेट इलेक्शन में करप्शन का इल्ज़ाम ना लगे। सब कहते हैं सेनेट के इलेक्शन में पैसा चलता है, हम इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। पूरी कोशिश होगी GB के लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो, खुशहाली आए। इंतखाबी इस्लाहात के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान की अपोजिशन को दावत। उन्होंने पूरा बैकग्राउंड बताया 2013 से लेकर 2018 के इंतखाबात के हवाले से कि धांधली हुई, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी और दीगर जमातों ने भी इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और इस्लाहात के हवाले से एक कमेटी भी बनी। लेकिन उन्होंने कहा कि कमेटी को लेकर कोई सीरियस नहीं हुआ। हमने बार बार दावत दी दूसरी जमातों को, मगर वो इस्लाहात कमेटी में नहीं आए। लेकिन आज वज़ीर आज़म ने एक बार फिर दावत दे दी है अपोजिशन को कि वो चाहते हैं कि साफ और शफाफ इलेक्शन हो, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लेकर आएंगे ताकि उससे जब सिस्टम के जरिए कोई भी धांधली के इल्ज़ामात ना हो। और ज़ाहिर जदीद टेक्नोलॉजी इस वक्त का अहम तकाजा है। साबिर शाकिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं तज्जिए के लिए। साबिर शाकिर साहब, बड़ा ऐलान है और खासतौर पर सिटिंग गवर्नमेंट है, एक मंशूर का हिस्सा था कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए वजीर आजम ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन से बात चल रही है। कितना अहम संग मील है ये काफ़ी मसला हल हो सकता है बशर्ते कि ये कानून साजी जो है वो प्रॉपर तरीके से हो जाए। और आज मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये एक बहुत ही अहम ऐलान किया है और अपोजिशन को जो दावत दी है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स के सिलसिले में आएँ और आकर बात करें, क्योंकि इस वक्त अमेंडमेंट जो है, इस तरह की अमेंडमेंट जितनी भी हैं, अगर वो इत्तेफाक के राय से हों तो वो बहुत ही मुफीद साबित होती हैं। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ के इंतखाबी नताइज को तस्लीम नहीं किया जाता और हर इंतखाब के बाद सियासी जमात जो है हारने वाली वो यही कहती है कि जनाब धांधली हुई है। तो सिटिंग गवर्नमेंट अगर ये इनिशिएटिव ले रही है तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और इसमें अब देखिए, वजीर आजम ने बड़ा ऐलान किया है, अपोजिशन को दावत भी दी है। इससे पहले भी इस पर बात होती रही, कमेटी के हवाले से भी बातचीत होती रही, लेकिन अब अपोजिशन को भी सीरियसनेस दिखाना चाहिए। आप समझते हैं कि इस दावत को कबूल करेंगे या यहाँ भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार होगा? देखिए, इसमें तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार अगर तो उन्होंने इन रिफॉर्म्स के नतीजे में वही वाला एटीट्यूड इख्तियार किया जो फैटस खेल पे था और कोई अपने मुतालबात का से पर्दा लेके आ गए, तो फिर तो जाहिर है वो चीज़ें नहीं आगे बढ़ सकेंगी और उसमें फिर रुकावट आएगी और ख़ास तौर पे उसमें फिर अपोजिशन को सियासी तौर पे नुकसान होगा। और अब चूँकि ये बहुत अरसे से चल रहा है और जब से गवर्नमेंट आई है, ये कमेटी बनी हुई है पार्लिमानी कमेटी, उसमें भी अपोजिशन जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही। और ये बात मैं आपको दोबारा थोड़ा सा जहन नशीन करवाऊँ नाजरीन के लिए कि आर्मी चीफ ने जब मुलाकात की थी पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ, तो उस वक्त उन्होंने भी पॉलिटिकल लीडरशिप से कहा था कि आप बजाय इसके इल्ज़ाम तराशी के और धांधली का ये जो होता है, फौज ने मुदाखलत करती नहीं की, फलां ने ये कर दिया, तो बेहतर है आप इंतखाबी इस्लाहात इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेके आएँ, कानून साजी करें, पार्लियामेंट में जाएँ, पार्लियामेंट में जाके बैठें, इख्तिसाब चलता रहेगा, इदारे अपना काम करते रहेंगे, लेकिन जो पार्लियामेंट का काम है, पॉलिटिकल लीडरशिप की जिम्मेदारी है, वो ज़रूर करें। तो लिहाजा उस तरफ भी इनको जाना चाहिए। और अब ये सोच जो है, ये मैं आपको एक बता दूं कि इसमें सिवाय शरीफ फैमिली के मुस्लिम लीग नवाज के अंदर भी एक मेजॉरिटी ऐसी है जो चाहती है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हों और ये मामला, ये जो शोर शराबे वाला मामला है वो ख़त्म हो और पार्लियामेंट मुस्बत अंदाज में अपना काम करे, क्योंकि इसका फ़ायदा जो है वो इमरान खान को नहीं होगा, सिटिंग गवर्नमेंट का उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें तो डेमोक्रेसी को फ़ायदा है। आने वाली गवर्नमेंट जो भी होगी वो एंजॉय कर सकेगी सही तौर पे। और अगर
ووٹنگ الیکٹرانک ووٹنگ کا سسٹم آ جاتا ہے اور شو آف ہینڈ کا آ جاتا ہے سینٹ میں، تو اس کا بھی فائدہ اپوزیشن کو ہے. تمام جماعتوں کو ہوگا. ظاہر ہے انہوں نے دعوت دی اپوزیشن کو اور اس پر مزید بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن وزیر اعظم نے آج بڑا اعلان کر دیا. انتخابی اصلاحات کے لیے وزیر اعظم کی جانب سے کہا گیا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم لانا چاہتے ہیں. اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بھی ہم جدید ٹیکنالوجی متعارف کرانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ سینٹ کے الیکشن میں سیکرٹ بیلٹنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں. شو آف ہینڈ کے ذریعے انتخابات ہوں تاکہ ہارنے والا اپنی ہار تسلیم کرے اور صاف اور شفاف الیکشن ہو. ARY نیوز میں فی الحال اتنا ہی. کسی بھی خبر اس کی اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.